स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका वीएस केमिस्ट्री क्लासेस में। तो चलो पढ़ते हैं एक बार फिर से केमिस्ट्री। और आज का टॉपिक है हमारा जिनोन की केमिस्ट्री, जिनोन का रसायन, केमिस्ट्री ऑफ जिनोन। ठीक है, तो यानी कि हम आज नोबेल गैसों में जो जिनोन है उस जिनोन का रसायन क्या है वो पढ़ेंगे। यानी जिनोन का रसायन से मतलब ये है कि जिनोन के यौगिकों के बारे में बेसिकली, जिनोन के यौगिकों की गुणों के बारे में बेसिकली हम पढ़ेंगे। तो हमें ये पता है कि उत्कृष्ट गैस जो नाम था वो उससे पहले जो वर्ग 18 की जितने भी गैसें थी अपनी, जो नोबेल गैसें आज हम पढ़ रहे हैं, उनको एक्रिय गैसें कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उनके कोई भी यौगिक ज्ञात नहीं थे, क्योंकि उनका जो अंतिम संयोजी कोष जिसको हम कहते हैं, अंतिम कोष जो होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनका जो संयोजकता है वो अष्टक जो होता है उनका वो पूर्ण होता है और वो क्रिया नहीं करती। अब ये बात हमें पता थी कब तक? ये बात हमें पता थी 1962 तक, 1962 तक ये पता था कि नहीं भैया, ये जो वर्ग 18 है ये अक्रिय समूह है, शून्य समूह है। इनकी जो जितनी भी गैसें हैं इसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ये क्रिया नहीं करती किसी के साथ, और क्रिया नहीं करने की वजह से इनको अक्रिय गैस कहा जाता था। लेकिन 1962 में एक साइंटिस्ट हुए, कौन? नील ब्रैटलेट। नील ब्रैटलेट, इन्होंने क्या किया? नील ब्रैटलेट ने इन्होंने जिनोन की अभिक्रिया प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड PtF6 के साथ करवाई और गहरे लाल रंग के, ये यहां पे देखना, ये गहरे लाल रंग के, गहरे लाल रंग के क्रिस्टलीय यौगिक या क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ प्राप्त किए। कैसे? जिनोन गैस थी, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड भी गैस थी, इन दोनों का गैसीय अवस्था में अभिक्रिया करवाई और क्रिया करवा करके XePtF6 जिनोन प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड नाम के गहरे लाल रंग के ठोस पदार्थ प्राप्त किए और कह दिया कि नहीं, अक्रिय गैसें नहीं है, ये तो उत्कृष्ट गैसें हैं, इनके तो बहुत महत्वपूर्ण यौगिक बनाए जा सकते हैं। इसलिए उसके बाद से 1962 के बाद से इन यौगिकों को क्या कहा जाने लगा? उत्कृष्ट गैसें कहा जाने लगा। कौन से को? नोबल गैसें जो है, उत्कृष्ट गैसें, इनको पहले अक्रिय गैसें कहते थे लेकिन फिर बाद में इनको उत्कृष्ट गैस नाम दे दिया गया। अच्छा ठीक है सर, उसके बाद में बात करें तो जो ये अक्रिय गैसें होती है इनमें एक विशेषता ये है कि जो भारी गैसें है ना, भारी भारी कौन होगा? जिनका परमाणुकार बड़ा होगा, यानी कि जो वर्ग में नीचे की साइड होगी, यानी ये भारी गैसें है ना, क्रिप्टोन, जिनोन, ये तो क्रिया करके यौगिक बना लेती है, लेकिन जो ऊपर वाली हीलियम, नियोन और आर्गन, ये जो हल्की गैसें होती है वो क्रिया करके कोई भी यौगिक नहीं बना पाती। अच्छा, तो जैसे ही क्या हुआ कि ये गहरे लाल रंग के क्रिस्टल पदार्थ ये बनाया ना नील ब्रैटलेट ने, उसके बाद में अमेरिका की जो राष्ट्रीय प्रयोगशाला है ना, उसमें इस बात के जिक्र को छेड़ दिया गया कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, तो अगर प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ जिनोन यौगिक बना सकता है तो यौगिक और भी बढ़ सकते हैं। फिर उन्होंने प्रयोग शुरू कर दिए और प्रयोग शुरू करते करते उन्होंने क्या किया कि XeF2 जिनोन डाइफ्लोराइड यौगिक बना दिया। वो कैसे बनाया? वो उन्होंने इस प्रकार से बनाया, उन्होंने क्या किया कि एक निकल की नलिका ली, उस नली में जिनोन और फ्लोराइड गैस को प्रवाहित किया 400 डिग्री तापमान पर। कितने डिग्री पे? 400 डिग्री सेल्सियस तापमान पे निकल की एक नलिका के अंदर गैस को प्रवाहित किया, दोनों गैसों, जिनोन को और फ्लोराइड को भी। जैसे ही ये दोनों गैसें 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकल की नली में क्रिया करती है तो एक बिना कलर का रंगहीन, कौन सा? रंगहीन क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। रंगहीन क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, रंगहीन क्रिस्टल। जिनोन और फ्लोराइड, फ्लोरीन की अभिक्रिया, जिनोन और फ्लोरीन की अभिक्रिया 400 डिग्री ताप पर निकल नली में क्या बना? जिनोन डाइफ्लोराइड। तो आपका जिनोन का रसायन यहीं से स्टार्ट होता है, जिनोन डाइफ्लोराइड XeF2। तो एक तो ये हो गई इसकी विधि। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया कि जरूरी तो नहीं है कि निकल की नलिका से ही बनाया जाए, क्या और कोई विधि, और कोई संश्लेषण का प्रकार है जिससे जिनोन डाइफ्लोराइड बनाया जा सके? तो उन्होंने बताया हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया कि जिनोन और फ्लोराइड, अब इनमें ये याद रखना 1:2 में लिए भाई, दोनों ही क्रियाओं में 1:2 में लिया इनको।
अच्छा यहां पे क्या किया, सनलाइट, अरे बस सूर्य के प्रकाश में ही बढ़ा लेते हैं, अरे नहीं सूर्य के प्रकाश में बढ़ा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन है। कंडीशन क्या है, इन दोनों गैसों को पोरबैक्स कांच का बल्ब, पोरबैक्स कांच के बल्ब में लिया गया, तब सनलाइट काम करी इसके ऊपर और ये क्रिया हुई। अब ये याद रखना, ये क्रिया 2 घंटे में हो जाती है, लगभग 2 घंटे में, यानी काफी शीघ्र होती है ये क्रिया, लगभग 2 घंटे में ये क्रिया कंप्लीट हो जाती है और जिनोन डाइफ्लोराइड बन जाता है। होती किसमें है, पोरबैक्स कांच के बल्ब में ये क्रिया होती है। ये दोनों विधि थी जिनोन डाइफ्लोराइड बनाने की। अच्छा ठीक है सर, आप तो ये बताइए कि ये जिनोन डाइफ्लोराइड दिखता कैसा है, हुलिया कैसा है इसका, है ना, हुलिये पे आते हैं। तो इसका हुलिया क्या है, अरे हुलिया इस प्रकार का है, जिनोन है, दो फ्लोराइड, ये दोनों तो रेखीय संरचना में, ये क्या है, रेखीय संरचना में जुड़े हुए हैं। लेकिन इसकी संकरण देखें, अगर संकरण की मैं बात करूं तो संकरण क्या होता है इसका, sp3d, sp3d संकरण निकालने की आसान ट्रिक चैनल पे प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी आपको, हाइब्रिडाइजेशन के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। संकरण निकालने की टेक्निक नहीं पढ़ा सकता मैं अब आपको, अब नोबेल गैस पढ़ेंगे वो पढ़ा चुका मैं, जाके देख लीजिए आप संकरण कैसे निकालेंगे। तो XeF2 का जो संकरण होगा वो संकरण आपका sp3d होगा। कैसे निकलेगा, ट्रिक मौजूद है चैनल पे, वीडियो मौजूद है, प्लेलिस्ट पे जाइए और देखिए। sp3d संकरण की अगर आकृति की बात करें तो सर त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है, हाँ बिल्कुल त्रिकोण के रूप में यहाँ पे ये 3 लोन पेयर है और ये द्विपिरामिड के रूप में फ्लोरीन जुड़ी हुई है, ये इसकी संरचना हो गई। हाँ सर बिल्कुल। अब बात करें इन XeF2 के गुणों के, तो गुण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो भौतिक गुण होते हैं और एक रासायनिक गुण होते हैं। तो सबसे पहले भौतिक गुणों की बात करूं तो यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, यानी इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, ठीक है। अच्छा HF में अत्यंत, हाइड्रोजन फ्लोराइड में अत्यंत विलयशील है, बहुत अच्छा विलयशील है, ठीक है, काफी अच्छा विलयशील है। अचालक है, विद्युत रूप से अचालक होते हैं भाई, ठीक है। अच्छा अब इनके आते हैं महत्वपूर्ण गुण, रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों की बात करूं तो सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके जिनोन गैस मुक्त करते हैं, कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं है। XeF2H2 हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगी, 2H ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, और जिनोन गैस क्या कर देगी, रिलीज कर देगी, मुक्त कर देगी, ठीक है। अम्लीय जल के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन मुक्त करती है और जिनोन मुक्त करती है, ऑक्सीजन और जिनोन मुक्त करती है, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया करके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया करके पीले कलर की क्लोरीन गैस मुक्त करती है भैया, पीले कलर की क्लोरीन गैस मुक्त करती है। और उसके बाद में अमोनिया के साथ क्रिया करके क्या मुक्त करेगी, नाइट्रोजन और जिनोन गैस मुक्त करती है। ये इसके रासायनिक गुण हो गए, ये आपको याद रखना। जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आएगा कि जिनोन के यौगिकों के बारे में लिखिए, जिनोन के यौगिकों पर टिप्पणी कीजिए, जिनोन के रसायन के बारे में समझाइए, तो सबसे पहले तो ये बता देंगे कि जिनोन की सबसे पहले क्रिया 1962 में नील ब्रेटलेट ने करवाई थी प्लेटिनम हेक्सा फ्लोराइड PTF6 के साथ, ये यौगिक बड़ा, ये गहरे लाल कलर का था। अच्छा उसके बाद में अमेरिका के राष्ट्रीय प्रयोगशाला में एक जिक्र उठा कि यार जिनोन के यौगिक बढ़ सकते हैं, उन्होंने निकल की नली ली, 400 डिग्री तापमान लिया और जिनोन और फ्लोराइड की 1:2 में क्रिया करवा दी, क्रिया करवाते ही रंगहीन क्रिस्टल प्राप्त कर लिए XeF2 के। हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d, ये होती है इसकी आकृति, और यहाँ पे इस प्रकार से इसको स्ट्रक्चर होता है, इसकी संरचना जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, ये संरचना बना देंगे। अब इसके बाद में फ्लोराइड की बात करूं, अगर जिनोन के फ्लोराइड की, तो 2 बच गए, एक तो XeF4 और एक XeF6, जिनोन टेट्रा फ्लोराइड और जिनोन हेक्सा फ्लोराइड। तो आगे देखिए, चलिए बात करते हैं अब जिनोन टेट्रा फ्लोराइड की, किसकी, जिनोन टेट्रा फ्लोराइड की। देखो दोस्तों, बात करते हैं अब जिनोन टेट्रा फ्लोराइड की और जिनोन हेक्सा फ्लोराइड की। तो जिनोन डाइफ्लोराइड के बारे में हमने पढ़ लिया था, तो अब टेट्रा फ्लोराइड की बात करें तो टेट्रा फ्लोराइड के लिए जो निर्माण की विधि है, जो संश्लेषण की प्रक्रम है, वो इस प्रकार से होता है। जिनोन की अभिक्रिया 2F2 के साथ, यानी कि अब इनको क्या 1:4 में लेना है, वही निकल की नलिका में लेना है। जब 300 डिग्री ताप होगा तब क्या बनता है, जिनोन टेट्रा फ्लोराइड। वही 400 डिग्री होता तो क्या बनता, डाइफ्लोराइड। और 300 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो क्या बन रहा है आपका,
जिनोन टेट्रा फ्लोराइड। अच्छा, अगर फिर उसके बाद में बात करें इनकी संरचना पे आ जाओ कि फिर इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, तो स्ट्रक्चर कैसी होगी, पहले संकरण ज्ञात करो। अब संकरण तो डायरेक्ट ही है कि सर sp3d2, क्यों, क्योंकि जिनोन और जिनोन के पास सर सिउंजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 के साथ में बॉन्ड बना रहा है कौन, फ्लोरीन, तो बच गए 4, यानी कि सर 2 LP प्लस में 4 सिंगल बॉन्ड, 4 और 2 6, यानी कि सर sp3d2। ट्रिक है ये ट्रिक है, ये निकालने के लिए ट्रिक है संकरण, ये चैनल पे वीडियो है, आपको बता चुका हूं मैं। तो ये क्या हो गया, इसका संकरण क्या हो गया, sp3d2 हो गया। अब sp3d2 संकरण के लिए सिर्फ वर्ग समतलीय आकृति होती है, तो ये इसकी वर्ग समतलीय आकृति रही, संरचना रही इसकी वर्ग समतलीय XeF4 की संरचना, आकृति नहीं संरचना। स्ट्रक्चर की बात करूं तो वर्ग समतलीय हो गई। अच्छा चलो भौतिक गुणों पे, भौतिक गुण ये भी एक सामान्य ताप पर रंगहीन क्रिस्टल होता है, रंग क्रिस्टल पदार्थ है, और ये HF में विलयशील था XeF2, और XeF4 है ये निर्जल HF में विलय होता है, निर्जल हाइड्रोजन फ्लोराइड में विलय होता है। रासायनिक गुणों की बात करें तो यह एक तीव्र फ्लोरोनिकारक है, यानी इसका मतलब क्या है कि ये फ्लोरीन के साथ क्रिया करवाता है, फ्लोरोनिकारक यौगिक बनाता है, फ्लोरीनीकरण करता है ये किसी भी तत्वों का, किसी भी तत्वों के साथ अगर इसकी क्रिया होती है और तो ये फ्लोरीन जोड़ देता है उसके साथ, फ्लोरोनीकरण करने का काम करता है। कैसे, जैसे XeF4 की पीटी के साथ अभिक्रिया, तो पीटी का क्या कर देगा, फ्लोरोनीकरण कर देगा और इसके साथ फ्लोरीन जुड़ गई। इसी प्रकार से अगर 2SF2 के साथ किया तो SF6, यानी इसका भी क्या कर दिया, फ्लोरोनीकरण कर दिया, इसके साथ फ्लोरीन ऐड कर दी सल्फर के साथ, तो तीव्र फ्लोरोनिकारक होता है। उसके बाद में अगर ये जल के साथ क्रिया करता है तो ये तीव्र अपचायक की भांति काम करता है, तीव्र अपचायक, तीव्र अपचायक की भांति कार्य करता है और ये प्रोडक्ट बना लेता है। तो ये इसका XeF4 जिनोन टेट्राफ्लोराइड के प्रॉपर्टीज थी। अच्छा इसके बाद में बात करें अपने जिनोन हेक्साफ्लोराइड की XeF6 की, तो XeF6 की बात करते हैं। सबसे पहले बनाने की विधि, तो बनाने की विधि है बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है, यहाँ पे 300 डिग्री तापमान था, यहाँ पे भी 300 डिग्री, लेकिन बस एक ऐड और करना है काम। क्या करना है, दाब दे दो, 60 एटमॉस्फेयर की दाब लगा दो। जैसे ही 60 एटमॉस्फेयर दाब लगाया, प्रेशर लगाया, तो XeF6 बन गया। क्या बन गया, जिनोन हेक्साफ्लोराइड बन गया। कुछ नहीं करना, बस सेम ऊपर वाली प्रोसेस है, इसमें 60 एटमॉस्फेयर 60 वायुमंडलीय दाब जोड़ दो। जैसे ही दाब लगाया ये बन गया। अच्छा तो इसकी स्ट्रक्चर पे आ जाओ। स्ट्रक्चर की बात करूं तो 2 प्रकार की स्ट्रक्चर बनाता है, एक तो पंचभुजीय द्विपिरामिडीय और दूसरी अष्टफलकीय। पंचभुजीय द्विपिरामिडीय और एक अष्टफलकीय, ठीक है। संकरण की बात करें तो वो ही निकाल लो, तरीका बहुत ईजी है, sp3d3 हो जाएगा, sp3d3 हो जाएगा। अच्छा भौतिक गुणों पे आ जाओ, सेम से ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है यौगिकों में, सेम से ही गुण रहते हैं। सामान्य ताप पर रंगीन ठोस है। अच्छा गलनांक की बात कर लेते हैं इसके, तो गलनांक इसका 49.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पिघल कर पीले रंग का द्रव बनाता है, यानी जैसे ही इसके गलनांक ताप तक अपने पहुंचेंगे तो पिघल जाएगा और पिघल के क्या बना लेगा, पीले रंग का द्रव बना लेगा। अच्छा निर्जल HF में विलयशील होता है ये भी। और उसके बाद में रासायनिक गुणों की बात करें, हाँ इसके रासायनिक गुण थोड़े अलग है इनसे। ये क्या करता है, एक विस्फोटक XeO3 पदार्थ बनाता है। क्या बनाता है, विस्फोटक पदार्थ बनाता है। ये चैन अभिक्रिया करता है, श्रृंखला अभिक्रिया करता है, चैन रूप में रिएक्शन करता है। एक तो ये करता है चैन रूप में रिएक्शन सिलिका के साथ, SiO2 के साथ, और अगर जल के साथ भी बात करें तो ये सेम प्रोसेस होगी, सेम अभिक्रिया होगी और सेम पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ क्या बनेगा, जिनोन ट्राइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा देख लो। XeF6 SiO2 के साथ क्रिया करी, XeOF4 SiF4 बन गया। फिर वापस इसके साथ सिलिका रिएक्शन करेगी, ये प्रोडक्ट बनेगा। फिर इसके साथ सिलिका रिएक्शन करेगी, अंत में विस्फोटक पदार्थ XeO3 बन जाएगा। तो ये थे आपके XeF6 के जिनोन हेक्साफ्लोराइड के रासायनिक और भौतिक गुण। ये आपके जिनोन के फ्लोराइड यहां पर कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद में आगे पढ़ते हैं अपने जिनोन के ऑक्सोफ्लोराइड, यानी कि फ्लोराइड के साथ में अगर ऑक्सीजन भी क्रिया कर ले तो वो जटिल यौगिक किस प्रकार के बनेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपने चलते हैं जिनोन के ऑक्सोफ्लोराइड की तरफ। फ्लोराइड अपने कंप्लीट हो चुके हैं, 3 प्रकार के फ्लोराइड बनते हैं, XeF2, XeF4 और XeF6, ये तीनों हमने कर लिए। अब इसके ऑक्सोफ्लोराइड पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों कैसे होगा, आगे चलते हैं अपने। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा
और अच्छे से अगर आपके समझ में आ रहा है तो आप वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करें बच्चों। और साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कर दें। और नोट्स की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो कि सर हमें ये प्रकार के नोट्स या इस यूनिट के नोट्स चाहिए। सब्सक्राइब करके आप कमेंट कर दीजिए चैनल पे, ठीक है। तो आपको तो देखिए दोस्तों, अब बात करें अपने जिनोन के ऑक्सीफ्लोराइडों की। तो जिनोन के ऑक्सीफ्लोराइड 3 प्रकार के बनते हैं। कौन कौन से? एक तो XeOF2, दूसरा है XeOF4 और तीसरा है XeO2F2। ठीक है, ये 3 प्रकार के ऑक्सीफ्लोराइड बनते हैं जिनोन के। सबसे पहले बात करें XeOF2 जिनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड की, तो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो टी आकार की होती है। और संकरण की बात करूं तो sp3d संकरण होता है। और बनाने की विधि की बात करूं तो XeF4 + H2O, यानी जल के साथ जब जिनोन टेट्राफ्लोराइड की क्रिया करवाई जाती है -80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, तो अपने पास क्या है? जिनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड यौगिक मिल जाता है। अच्छा, ये यौगिक जो होते हैं वो अत्यंत स्थायी यौगिक होते हैं। ये यौगिक क्या होते हैं? अत्यंत स्थायी यौगिक होते हैं। अब बात करें अपने जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड की, तो इनकी आकृति वर्ग पिरामिडीय संरचना की होती है इनकी संरचना। और संकरण जो है sp3d2 होता है। और इनकी अगर मेकिंग की बात करूं तो मेकिंग इन दोनों की ही एक तरीके से होती है। इन हेक्सा यानी कि जिनोन डाइऑक्सी और डाइफ्लोराइड की, जिनोन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड की और जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड की मेकिंग जो है वो एक ही तरीके से होती है। कैसे? जब जिनोन हेक्सा फ्लोराइड की क्रिया सिलिका के साथ करवाई जाती है, अगर इसकी मात्रा क्या ली जाए? सीमित मात्रा में ये अभिक्रिया करवाई जाए तब तो बनेगा अपने पास जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। और अगर इसकी मात्रा अक्षेष में ली जाए तब क्या बनेगा अपने पास? जिनोन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड। इन दोनों की मेकिंग एक साथ हो गई। अच्छा, ये रंगहीन द्रव होते हैं ये जो जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड होते हैं। और इनकी ज्यादा प्रॉपर्टी के बारे में ध्यान नहीं रखना, इनकी आकृति याद रख लेना, विकृत चतुष्फलकीय संरचना होती है। हाँ, संकरण थोड़ा सा पेचीदा है इनका, sp3d होगा यहाँ पे, sp3d2 मत कर देना पीछे XeO6 की तरह, नहीं sp3d होता, वो आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाते हैं, 2 पाई बॉन्ड बन जाते हैं। और पाई बॉन्ड जो होते हैं वो संकरण में भाग ही नहीं लेते, तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 फ्लोरीन और ये 2 सिग्मा, 4 सिग्मा बन रहे हैं और एक एलपी, 4 सिग्मा और एक एलपी, टोटल 5। तो इस हिसाब से sp3d हो जाता है इसका, ठीक है। तो ये है आपके ऑक्सीफ्लोराइड्स। इसके बाद में बच गए जिनोन के ऑक्साइड। अब जिनोन के ऑक्साइड होते हैं वो विस्फोटक होते हैं, विस्फोटक प्रकृति के, हमने पढ़ा ही है, जैसे कि XeO3, XeO6, ये पढ़ लेते हैं अपने, ठीक है। जिनोन के ऑक्साइड पढ़ लेते हैं। इसके बाद में जिनोन में बॉन्डिंग पढ़ के हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब जिनोन के ऑक्साइड, ठीक है। तो जिनोन के ऑक्साइड पे चलते हैं। ये मत सोचना कि सर क्या बताया आपने फटाफट, अरे ये है ही ऐसे भाई, ये कुछ ज्यादा वो नहीं है, इनमें समझाने वाला कुछ नहीं है, याद करने वाली चीजें हैं, बेसिक सी एक दो चीजें हैं, एक मेथड है इनको बनाने का। और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, वो संरचना होती है, वो कैसी होती है, वो ध्यान में रखना है अपने को, ठीक है। क्या बच गया था? जिनोन के ऑक्साइड। तो 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, मैंने बाय मिस्टेक हेक्सा ऑक्साइड का दिया था ना, जिनोन हेक्सा ऑक्साइड नहीं, टेट्रा ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। हेक्सा ऑक्साइड कैसे बना सकता है? 12 बॉन्ड कैसे बना सकता है ना, बाय मिस्टेक बोल दिया था मैंने, क्योंकि जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हेक्सा कैसे भाई, बाय मिस्टेक बोल दिया था, ठीक है। मेरे को बाद में समझ आया कि क्या बोल गया मैं। चलो आगे देखते हैं अपने जिनोन के ऑक्साइड। तो मुख्य रूप से 2 ऑक्साइड बनाता है जिनोन, कौन कौन से? XeO3 और XeO4। जिनोन ट्राइऑक्साइड और जिनोन टेट्रा ऑक्साइड बनाता है। अच्छा, तो जिनोन ट्राइऑक्साइड की बात करूं तो 2 विधि होती है बनाने के लिए। वो दोनों ही विधि वही जो अपने पहले पढ़ के आए, विस्फोटक विधि होती है, सिलिका के साथ क्रिया करवा दो XeF6 की, या फिर करवा दो H2O के साथ। 3 स्टेप क्रिया होती है, श्रृंखला अभिक्रिया होती है, और विस्फोटक पदार्थ बनता है जिनोन ट्राइऑक्साइड। अच्छा, जिनोन टेट्रा ऑक्साइड की बात करूं तो ये किसके साथ? बेरियम परजिनेट ऑक्साइड, हेक्सा ऑक्साइड, बेरियम परजिनेट हेक्सा ऑक्साइड के साथ इसकी क्रिया करवाते हैं। और जैसे ही इसका क्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास? H2SO4 के साथ क्रिया करवाएंगे तो जिनोन टेट्रा ऑक्साइड। बेरियम परजिनेट हेक्सा ऑक्साइड की अभिक्रिया जब H2SO4 के साथ करवाई जाती है तो HCF4O4 बन जाता है, जो कि अपना मैन क्या है? जिनोन टेट्रा ऑक्साइड है। ये इन दोनों के बनाने की विधियां हो गई।
बात करें तो यह एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है जो अत्यंत विस्फोटक पदार्थ है। उसके बाद में परबल ऑक्सीकारक, रासायनिक गुणों की बात करें तो ये परबल ऑक्सीकारक है। भाई ऑक्सीकरण कर देते हैं किसी का, ये Pu+3 का Pu+4 में ऑक्सीकरण कर सकते हैं ये जिनोन टेट्रा ऑक्साइड। अच्छा, जल में विलयशील होता है, जल में ये विलयशील होते हैं, व्हाइट कलर के ठोस होते हैं। अच्छा, आकृति की बात करें तो त्रिकोणीय पिरामिडीय संरचना होती है। संकरण की बात करूं तो 1 2 3 तीन पाई बॉन्ड बन रहे हैं, 3 सिग्मा प्लस में 1 एलपी, टोटल 4, यानी कि संकरण हो गया sp3। अब ये ट्रिक मैं नहीं बताऊंगा आपको, चैनल पे देख लो जाके, ठीक है। sp3 संकरण हो गया। अच्छा, चतुष्फलकीय संरचना होती है HCO4 की। अच्छा, संकरण की बात करें तो 4 पाई और 4 सिग्मा, यानी टोटल 4 बॉन्ड बना रहा है सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा यानी संकरण sp3। जितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है या फिर एलपी बच जाते हैं उनको जोड़ देते हैं, और जो संख्या आती है उसको फिर एसपीडी जितने कक्षक होते हैं उस हिसाब से संकरण बता देते हैं, ठीक है। ये ट्रिक है, बेसिक सी ट्रिक है, ठीक है। sp3 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बात करें तो ये सामान्य ताप पर तो एक अस्थायी गैस होती है, लेकिन जैसे ही ताप को कम किया जाता है तो ये पीले रंग के द्रव में बदल जाते हैं, और -40 डिग्री सेल्सियस तक अगर ताप कम कर दिया जाए तो ये भी भाई इनकी भांति विस्फोटक होते हैं। तो ये आपके थे जिनोन का रसायन। और बॉन्डिंग की बात करूं तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड ये कैसे बनाते हैं वीबीटी के आधार पे हमें पता है, और बार बार पढ़ते भी आ चुके हैं भाई। अगर ऑक्सीजन बीच में आ रहा है तो ये क्या बना लेंगे, पाई भी बना लेंगे, और इनमें डी पाई पी पाई बॉन्डिंग हो जाएगी। और अगर ये ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, तो इनके साथ में क्या एक एलपी होता है, और साथ में क्लोरीन के साथ क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ये जिनोन की बॉन्डिंग हो जाती है। तो ये जिनोन का रसायन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत बार पूछा जाता है। इनकी स्ट्रक्चर पूछ ली, इनकी रिएक्शन पूछ ली, इनके रासायनिक गुण पूछ लिए, भौतिक गुण पूछ ली, बहुत बार पूछा जाता है आपके बीएससी में, ठीक है। हर बार एक एक दो क्वेश्चन इनसे पुटअप होते, एक दो क्या पूरे क्वेश्चन ही अगर नोबेल गैस से आएंगे तो यही से आते हैं। तो ये था आपका केमिस्ट्री ऑफ जिनोन्स, जिनोन का रसायन। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ के जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीएस केमिस्ट्री क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं कल एक और नए इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री के टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।